करा करेंगे। समय को ध्यान में रखते हुए, समय काफी हो रहा है। माननीय बावन मेश्राम साहब बहुजन नायक हैं, आए हम लोगों को मार्गदर्शन करें। अब जो है समय आ गया है हमारे बीच में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के माननीय बावन मेश्राम साहब, जरा खड़े होकर के एक जबरदस्त ताली हो जाए। साहब इतनी दूर से चल के आए हैं, आज उनके सम्मान में हम प्रतापगढ़ वाले दिखाएंगे कि इनका सम्मान कैसे होता है। माननीय बावन मेश्राम साहब आपके बगल में हैं, अब जल्द ही आपको सुनने को मिलेगा। माननीय बावन मेश्राम साहब। साथियों, सबसे पहले मैं जनपद प्रतापगढ़ के 7 विधानसभा क्षेत्र है और 7 विधानसभा क्षेत्र से हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें 244 रामपुर खास के प्रत्याशी रामराज सरोज जी, खड़े हो जी, है रामराज सरोज जी है, रामराज सरोज जी है, इनका ध्यान रखिए। 245 बाबागंज के प्रत्याशी राम प्रताप सरोज जी, इनका भी ध्यान रखिए। 246 कुंडा के प्रत्याशी धर्मराज मौर्य है, आइए आप है धर्मराज मौर्य। 247 विश्वनाथगंज के प्रत्याशी एडवोकेट रामदरस सरोज जी है। 248 सदर के प्रत्याशी मां राम अजोर सरोज जी, उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के कैंडिडेट है। आपके सबसे काशीराम जी के समय से समय लगाया, मतलब एक आंदोलन में जिंदगी लगा दिया है। बढ़िया, और आपकी लड़ाई कभी उन्होंने छोड़ा नहीं। 249 के पट्टी के प्रत्याशी एडवोकेट नंदलाल यादव जी, तो इनको आप ध्यान से समझिए और वोट दीजिए। उसके बाद है 7 नंबर के 250 रानीगंज के प्रत्याशी ब्रुजलाल गौतम जी। तो ये इस तरह के ये सारे प्रत्याशी हैं जिनका मैंने सबसे पहले परिचय करवाया। अब मैं आपको इस मौके पर कुछ बातें समझाना चाहता हूं। समझाना इसलिए चाहता हूं कि जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि 1 किलो घी देंगे आपको। अब आप ही लोगों को मालूम है कितने दिन चलेगा। 5 साल के मुख्यमंत्री बनने के लिए 1 किलो घी देंगे। तो जब कोई आदमी अपने भाषण में ये कहता है कि 1 किलो घी देंगे, तो इससे आपको समझदारी की कौन सी बात समझ में आए, कौन सी बात जागरण करने के लिए समझ में आई, इसमें कौन सी बात है जिससे आप जागृत हो रहे हो। 1 किलो घी देंगे, इससे कोई जागृति की बात है? 1 किलो घी देंगे, 1 किलो घी खा लेंगे, जागरण क्या हो? जागरण तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये पार्टी के लोग आप लोगों को जागृत करने का काम, समझदारी बढ़ाने का काम क्यों नहीं कर रहे? उनको डर है कि अगर लोगों की समझदारी बढ़ गई तो अगले चुनाव में पता नहीं साले दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे।
अगले चुनाव में अगर समझदारी बढ़ गई तो कहीं दौड़ा दौड़ा कर न मारेंगे। केशव प्रसाद मौर्य की खबर आई थी कि उनके इलाके में लोग दौड़ा कर मार रहे थे। तो इसलिए मार रहे थे कि तुम्हारे नाम का मुख्यमंत्री पद का पिछले चुनाव में डंका बजवाया और डिप्टी सीएम हो गए। मान लिया तेरे को गधा बनाया और तू भी बन गए, तो तू अब हमको गधा बनाने के लिए डरा रहा है। तो खुद गधा बन गया, अभी हमें गधा बनाने के लिए आया। इसलिए लोगों ने उसे दौड़ा, कोई गलत बात नहीं की। तो मैं समझदारी की बात कुछ बताना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा 1 किलो घी दूंगा, समझदारी की बात बता। पहली समझदारी की बात यह है कि ये चुनाव राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा लड़ा जा रहा है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा कोई दल का नाम नहीं है, कोई पार्टी का नाम नहीं है। ये एक गठबंधन है और राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है। तो इस तरह से ये राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है। तो ये राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन हमें समझना है। राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन हमें समझना है। जैसे सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट है, मगर बनाया यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गठबंधन, वो उसकी चेयरपर्सन। अटल बिहारी और आडवाणी ने मिलकर एनडीए बनाया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसके प्रधानमंत्री आज के तारीख में नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठे हुए हैं। वो भी गठबंधन है। तो हम लोगों ने भी राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन बनाया। उस गठबंधन का नाम है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा। तो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को अंग्रेजी में राष्ट्रीय के लिए आर शब्द लिया, परिवर्तन के लिए पी और मोर्चा के लिए एम, RPM, ये हो गया शॉर्ट फॉर्म। और इस तरह से RPM, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा शब्द बना। तो ये गठबंधन है और इसमें 13 पार्टी के लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन बनाया। हम जानते हैं उत्तर प्रदेश राष्ट्र नहीं है, राज्य है। उत्तर प्रदेश कोई राष्ट्र नहीं है, राज्य है। तो फिर हमें राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्यों बनाया? क्योंकि आप लोगों को पता चले, समझ में आ जाए कि ये जो चुनाव चल रहा है ये महीना 2 महीने चलेगा, बहुत ज्यादा हुआ तो जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं वो आपके पास महीना 2 महीना आएंगे। हम तो चुनाव के पहले भी आते रहे, चुनाव के दौरान भी आ रहे हैं और चुनाव के बाद भी भारत बंद करने के लिए आएंगे। ध्यान रखना। ताली बजा रहे हो, अच्छी बात है, क्योंकि समझ में आ रहा है इसलिए बजा रहे हो। मगर अभी तक आपको उन्होंने बहुत बजाया। आप लोगों को पिछले 75 साल से उन्होंने बहुत बजाया, तो इसको मत भूलना कि उन्होंने बजाया। तो इसलिए मैं आपको बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो फिर ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, ये राष्ट्रीय शब्द लगाकर
उत्तर प्रदेश का राज्य का चुनाव लड़ने के लिए क्यों बनाया, तो मैं 19 साल की उम्र का था, अभी 65 साल की उम्र हो गई, 45 साल हो गए, समझ रहे हैं, 45 साल हो गए हैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में कार्यरत विशाल संगठन खड़ा कर दिया इस 45 साल, जिसके द्वारा दो बार भारत बंद करवाया। ध्यान रखना, दो बार भारत बंद किया। 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर के लिए भारत बंद किया, तो नरेंद्र मोदी को संसद में संविधान संशोधन करके इसे अमल करने के लिए मजबूर किया। नहीं तो किसान लोग साल भर दिल्ली के दरवाजे पर खड़े थे, साल भर नरेंद्र मोदी ने उनकी एक बार भी नहीं सुना, एक बार भी बात नहीं किया। बहुत अकड़ू आदमी है, अकड़ू समझते हो ना, बहुत अकड़ने वाला है। मैं देहाती आदमी हूं, आपको देहात का अनुभव बताता हूं। गांव देहात में कहते हैं मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है? मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है, बोलते जरा घी लगाओ, तो उसको सीढ़ी पर लिटाते हैं, कोरा कपड़ा डालते हैं, फिर रस्सी से बांधते। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है, ये सीढ़ी मरा हुआ है, सीढ़ी पर बांधते कि बोलते नहीं अकड़ता है, खड़ा हो गया तो क्यों अकड़ में खड़ा हो जाता है। तो मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है, तो नरेंद्र मोदी जो है एक मरा हुआ आदमी है, उसको हमने सीधा खड़ा किया, संसद में मजबूर किया 13 पॉइंट रोस्टर विरोध में लागू करने के लिए, 200 पॉइंट रोस्टर। दूसरी बार भारत बंद किया तो उसके पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहा करते थे, डेली कहा करते थे, सीए 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 सीए। 29 जनवरी 2020 को भारत बंद किया, उसके बाद से सीए बोलना ही भूल बंद। ऐसा 840 का करंट का झटका लगाया, बोलती ही बंद हो गई, बोलना बंद हो गया। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप लोग नरेंद्र मोदी अमित शाह को बहुत बड़ा मानते हो और पद पर होने की वजह से वो लोग बड़े हैं, मगर आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए और आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए वामन मेश्राम ने उनको कई बार झुकाया। तो ध्यान रख लेना, वो बड़े लोग हैं तो मैं भी थोड़ा झुकाने लायक आदमी हूं, ये ध्यान रखना। जो संगठन की शक्ति हमने बनाई, ये लोग चुनाव में तो आपके पास आएंगे, चुनाव के बाद फिर 5 साल नहीं आएंगे और आपको उनके पास जाना पड़ेगा, तो काम करेंगे कि नहीं करेंगे गारंटी नहीं है। मगर मैं ये लड़ाई आज भी लड़ रहा हूं, कल भी लड़ूंगा और लगातार आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आता रहूंगा। लड़ाई बीच में आपकी छोड़ेंगे नहीं, जब तक विजय और फतेह हासिल नहीं होती तब तक ये लड़ाई हम छोड़ने वाले नहीं है। अब चुनाव होने दीजिए, चुनाव होने के हफ्ते भर में मैं भारत बंद ऐलान करूंगा।
क्यों? हमारे पास कोई काम धंधा नहीं, साला रोजगार हो तो आदमी काम धंधा करेगा। नरेंद्र मोदी ने कोई रोजगार तो दिया नहीं है। हमारे पास एक को काम है भारत का, तो काम धंधा तो है। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग इस तरह से आपके साथ बने रहेंगे, आपके साथ ही रहेंगे, आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे। जिंदगी में अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो धोखा नहीं देंगे, विश्वासघात नहीं करेंगे। तो इस तरह से कुछ समझदारी की बातें मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि हमने इतना विशाल संगठन खड़ा किया। हमारे लोग यूपी में चुनकर आते हैं, नहीं आते हैं, तो भी लड़ाई में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लड़ाई जारी रहेगी और आपकी समस्याओं का समाधान होता रहेगा। मगर आपके चुनाव क्षेत्र में आने के बाद यहां तो चुनाव आप लोग जीतने वाले हैं। प्रतापगढ़ में तो कम से कम जो है आप लोग चुनाव जीतने वाले हो, ये मेरा यकीन हो गया है, विश्वास हो गया है। जिस तरह से आप लोग गांव-गांव में बूथ लेवल पर काम कर रहे हो और विरोधी पार्टियों को भी आपको परास्त करने के लिए कोशिश करनी पड़ रही है, इसका मतलब है आप जीतने वाले हो। तो हमने ये संगठन शक्ति बढ़ाई है, बनाई है, राष्ट्रव्यापी संगठन शक्ति बनाई है। तो ये संगठन शक्ति, ये लड़ाई लगातार जारी रखेगी। दूसरी बात, आजादी का आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी और नेहरू जी आजादी के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम देश की आजादी के लिए लड़ेंगे। क्या कहा? हम देश की आजादी के लिए लड़ेंगे। फ्रीडम ऑफ द कंट्री, अंग्रेजी में कहा फ्रीडम ऑफ द कंट्री, देश की आजादी के लिए लड़ेंगे। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा हम देश में रहने वाले लोगों की आजादी के लिए लड़ेंगे। समझ लो, मैं आपको बहुत समझदारी की बात समझा रहा हूं। दो बातें है। गांधी नेहरू ने कहा कि हम देश की आजादी के लिए लड़ेंगे, तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा हम देश में रहने वाले लोगों की आजादी के लिए लड़ेंगे। फर्क समझने की जरूरत है। आपकी लड़ाई के लिए कहा था, आपकी आजादी के लिए कहा था। 15 अगस्त 47 को देश आजाद हो गया। जब देश आजाद हो गया तो आप लोग कभी कभी पुलिस चौकी में एफआईआर दाखिल करने के लिए जाते हो, तो आपका एफआईआर भी पुलिस चौकी का इंचार्ज नोंद नहीं लेता है। एफआईआर नोंद नहीं लेता। अरे अगर एफआईआर नोंद नहीं लेता है तो देश आजाद हो गया होगा, मगर देश की प्रजा आजाद नहीं हुई, ये बात साबित होती है। अरे जो क्लास 3 पोस्ट का आदमी है, इंस्पेक्टर, क्लास 3 पोस्ट का, संविधान ने अधिकार दिया, वो अधिकार सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये संवैधानिक अधिकार है, एफआईआर नोंद होना चाहिए। मगर एक अदना सा इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज आपका एफआईआर नोंद नहीं करता, तो सिद्ध होता है देश तो आजाद हो गया, देश में रहने वाले लोग आजाद नहीं हुए। तो ये एक बात तो आप लोगों को समझदारी की समझनी है। दूसरी बात, बाबा साहब आम्बेडकर ने गांधी नेहरू को कहा, अंग्रेजों को कहा, देश तो आजाद हो गया, मेरे लोगों के आजादी का क्या? मेरे लोगों के आजादी का क्या? उन्होंने कहा अंग्रेजों को
आप लोगों को तब तक भारत छोड़कर नहीं जाना चाहिए जब तक भारत में संविधान लागू नहीं होता। नहीं तो तुम अगर चले गए तो नेहरू गांधी देश में मनुस्मृति का कानून लागू कर देंगे। इसलिए आप लोगों को, अंग्रेजों को कहा कि संविधान लागू करने के बाद ही आपको जाना होगा। और संविधान सभा का चुनाव हुआ 46 में और बाबा साहब आम्बेडकर बंगाल से चुनकर आए, संविधान सभा में गए, उनके ऊपर संविधान लिखने की जिम्मेदारी लगाई तो उन्होंने 395 आर्टिकल का संविधान लिखा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। लागू करने के बाद प्रजा को, जनता को, लोगों को संविधान ने अधिकार दिए। संविधान ने लोगों को अधिकार दिए। जब संविधान ने लोगों को अधिकार दिए हमारे, तब हमारे लोग आजाद हो। 15 अगस्त से हमारे लोग आजाद नहीं हुए। आजादी से हमारे लोग आजाद नहीं हुए। संविधान ने जब अधिकार दिए तब हमारे लोग आजाद हुए। मैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट की बात करता हूं। आर्टिकल 19 में बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि हमारे लोगों को बोलने की आजादी नहीं होगी। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा संविधान में कि हमारे लोगों को भी बोलने की पूरी आजादी होगी, लिखा। और उस आजादी के तहत आज मैं गरज के बोल रहा हूं तो संविधान ने जो मुझे आजादी दी, हमारे लोगों को आजादी दी, इस वजह से मैं यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं। नहीं तो हमारे लोग बोला नहीं करते थे, उन पर बोलने पर पाबंदी हुआ करती थी। ये अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर ने आप लोगों को दिया, सारे देश के लोगों को दिया। और मनुस्मृति में लिखा था जिसकी जो जाति है वही धंधा करेगी। बाबा साहब ने लिखा जो योग्यता होगी वो करेगा, जो योग्यता हो। कोई जरूरी नहीं कि चमार जो है वो केवल चमड़े का ही काम करेगा। नहीं, चमार भी मुख्यमंत्री हो सकता है, पासी भी मुख्यमंत्री हो सकता है, प्रधानमंत्री किसान केवल हल ही चलाएगा नहीं, प्रधानमंत्री भी हो सकता है। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में लिखा और इस तरह से हमारे लोगों को अधिकार मिले। तो कुछ समझदारी की बात आपके भेजे में आ रही कि नहीं आ रही? 1 किलो घी देंगे, कोई समझदारी है इसमें? कोई सीखने वाली बात है? जो बता रहा हूं मैं, हाँ, इसमें तो कोई बात सीखने वाली, कोई बात समझने वाली है। 108 साल का संघर्ष किया हमारे महापुरुषों ने और तब जाकर ये 3000 साल की गुलामी खत्म। ये गुलामी कहां से शुरू हुई जानते हो? इस सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हमारा पुरखा, मूल निवासियों का पुरखा, मौर्य जाति का नहीं। तो आप बोलेंगे मौर्य जाति, नहीं, ये मूल निवासियों का पुरखा। 7000 जातियां उस समय नहीं थी, मूल निवासियों का पुरखा था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। उसके खानदान का आखिरी राजा सम्राट बृहदत्त मौर्य, पाटलिपुत्र में पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या की। बच्चा था, आमने सामने आकर ब्राह्मण ने लड़ाई नहीं की, बच्चा था, उसको मारा। और हमारे मूल निवासियों का साम्राज्य
जानते हो कहां तक फैला था? मौर्य साम्राज्य का भारत का नक्शा पता है, देखा है आप लोगों ने? अफगानिस्तान तक भारत था, देख लेना अभी भी, अफगानिस्तान तक भारत था। और जब नेहरू प्रधानमंत्री बना तो नेहरू ने ये छोटा भारत बनाया है। समझ में आया कुछ? हमारे पुरखों ने अफगानिस्तान तक हमारी भारत की सीमा थी, रशिया के बॉर्डर को लगी हुई, इतना विशाल भारत था। इधर ब्रह्मदेश तक, इधर केरला तक, इतना विशाल भारत था। नेहरू ने एक छोटा कर दिया। जब देश का कोई हिस्सा किसी को दे दिया जाता है या कोई कब्जा कर लेता है तो बहुत बार उस पर देशद्रोह का आरोप जड़ता है, लगता है। तो इन लोगों ने देश का नक्शा छोटा करने के लिए देशद्रोह करने का काम किया। जिन लोगों को ये लोग महान कहते हैं, देशद्रोह करने का काम। तो हमारा साम्राज्य हमारे पुरखों ने उस समय स्थापित किया था, वहां से लेकर अब तक, बृहदत्त की हत्या करने के बाद से लेकर अब तक हम लोग इस देश में गुलाम हैं। और पहली बार 26 जनवरी 1950 को 2000 साल के बाद हमारे लोगों को अधिकार मिले। इतनी बड़ी लड़ाई है, इतना बड़ा इतिहास है। तो ये लड़ाई जो है, ये लड़ना है, इसके लिए आप लोगों को बता रहा हूं। 26 जनवरी 1950 को जिस संविधान ने आप लोगों को अधिकार दिया, उस अधिकार पर, संविधान पर अमल करने के लिए 1952 को लोकसभा का चुनाव हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी। ब्राह्मणों की संख्या कितनी जानते देश में? 3.5%। गांव में अगर 3.5% लोग हों और वो चुनाव पंचायती का लड़ ले तो पंच चुनकर आ सकता है? 3.5 वोटों से। जो लोग 3.5 वोटों से पंच चुनवा नहीं सकते, वो सरपंच क्या बना सकते? जो गांव का सरपंच नहीं बना सकते, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। ये नॉमिनेट करना अंग्रेजी का शब्द है। बाबा साहब ने 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा, नॉमिनेट करने का अधिकार। ये नॉमिनेट किया आरएसएस के ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को भी कोई अधिकार नहीं था। नरेंद्र मोदी कौन से जाति का है? गुजरात के घिसड़ी जाति का। जाति का धंधा क्या था कि कोलू का बैल घुमाओ, तेल निकालो। ये नरेंद्र मोदी के बाप दादा का धंधा था। तो इसका मतलब है नरेंद्र मोदी केवल बैकवर्ड नहीं है, मोस्ट बैकवर्ड। इस मोस्ट बैकवर्ड को भी बाबा साहब आंबेडकर ने भारत का प्रधानमंत्री बनने का अधिकार, बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की वजह से नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है। ये हमारे लोगों को समझना होगा। और संविधान लागू हुआ, संविधान पर अमल नहीं हो रहा है। संविधान पर अमल नहीं हो रहा है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी और 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए। 22.5% एससी और एसटी के लोगों को मिलाकर भारत के, आजाद भारत के संसद पर नेहरू ने, ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद ऐसे ऐसे कानून बनाए